आगे चलते हैं। द ऑनलाइन वर्ल्ड देन टुक मोर रिकॉग्नाइजेबल। उसके बाद भी ऑनलाइन वर्ल्ड में बेसिकली इंटरनेट धीरे धीरे नया था उस टाइम के लिए, उस टाइम टेक्नोलॉजी था, लेकिन हर एक इंसान ऐसे ही एकदम से कनेक्ट ना हो पाता था इंटरनेट से। ऐसे ही नहीं क्या हाँ एकदम से चौड़ में आ गए हाँ भाई मैं इंटरनेट चलाऊंगा, जैसे आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। उस टाइम एक और हमारे साइंटिस्ट थे टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारे हीरो थे जिन्होंने, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है आपको इस फुल फॉर्म से, इस नाम से पता नहीं लगेगा, लेकिन जब भी आप गूगल पे जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं, आप ऊपर यूआरएल में देखेंगे www डॉट होता है HTTP, उसके बाद ://www.google.com, youtube.com, facebook.com, ठीक है। तो वो जो www होता है वो आपका टिम बर्नर्स ली ने बनाया, जिससे क्या हुआ यूज़र इंटरफेस जो होता है, इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड नेटवर्क बहुत बेहतरीन हो गया। एक वेब की वजह से इंटरनेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली उस टाइम पे, ठीक है। इंटरनेट इटसेल्फ, द वेब इज एक्चुअली जस्ट द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एक्सेसिंग डेटा। वेब के थ्रू हम बहुत ईजिली डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे ऑनलाइन, ठीक है। वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे थे, आज भी करते हैं हम। बेसिकली www लिखा आता है, उसके बाद वेबसाइट का नाम होता है। हाइपर लिंक्स जो ब्लू कलर के लिंक होते हैं ना, जिन पे आप क्लिक करते हैं एक और पेज पे चले जाते हैं, तो वो भी आपके वेब की तरह ही काम करते हैं, वेब पेजेस पे लेके जाते हैं आपको। द वेब हेल्प्ड पॉपुलराइज, ठीक है, पॉपुलराइज द इंटरनेट अमंग द पीपल। वेब ने क्या किया, हेल्प किया, इंटरनेट को पॉपुलराइज कर दिया, पॉपुलर कर दिया लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग यूज कर पा रहे थे, ठीक है। क्रूशियल स्टेप, वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ अस नाउ एक्सेसिंग डेली बेसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HTTP होता है, उसके बाद ये आपके कॉलम्स होते हैं, // फिर आपका होता है www, यही आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं सबसे पहले हम, जो वर्ल्ड का, तो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, मैं आपको बताता हूँ। आर्ची क्वेरी फॉर्म आपका वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन था गाइस, ठीक है। आपका सबसे पहला वर्ल्ड का जो सर्च इंजन था वो था आर्ची क्वेरी फॉर्म। आज तो अब गूगल हर जगह गूगल चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन था वो आर्ची क्वेरी फॉर्म हुआ करता था, और जिसकी एफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज हम गूगल पे कुछ भी सर्च मारते हैं हमें टॉप रिजल्ट मिलते हैं, टॉप फिल्टर्ड रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़े से पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। 3 जुलाई 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक प्रेस रिलीज करी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि नेटवर्क टू नेटवर्क हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ARPANET ने जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो आपका था लॉगिन, जिसमें से LO तो पहुंच पाए थे, लेकिन उसके बाद सिस्टम क्रैश हो गया था, ठीक है गाइज। रॉबर्ट E. कैन एंड वेंसर्ट रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ इंटरनेट। अब गाइज यहाँ पे हम फादर ऑफ इंटरनेट इनको कह तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही इंटरनेट बनाया। इन्होंने एक इंटरनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया, जो कि था TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसको बाद में ARPANET ने लिया। उसके बाद और डेवलपमेंट होती गई और मॉडर्न इंटरनेट की स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1972 वन इवन रोबोट, इन्होंने 1972 में, आपको याद होगा 1983 में ARPANET ने लिया था। इन्होंने, ये जो आपके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, 30 सिस्टम को कनेक्ट किया था, और इन्होंने एक पार्टी में गए थे, वहाँ पे इन्होंने 30 सिस्टम को कनेक्ट करके डिफरेंट नेटवर्क के एक डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाया था, जिससे इनको फ्रीटी मिली थी, जिससे फिर बाद में ARPANET तक पहुँच पाए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद ये सारा जितना भी इनका डिपार्टमेंट था वो कंप्यूटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उनके अंडर में डाल दिया, ताकि वो एक पर्टिकुलर इसी चीज़ के ऊपर काम करती रहे। हम समझते हैं फर्स्ट सर्च इंजन हमने समझ लिया आर्ची क्वेरी सर्च इंजन था। उसके बाद अभी ट्रेंडिंग में मोस्ट आपका जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, गूगल। गूगल को कौन नहीं जानता, जानते तो फिर फुल फॉर्म भी लिख दो यार। तो गूगल बहुत मोस्ट फेमस सर्च इंजन है। अभी अगर हम इंटरनेट बोलते हैं ना, तो 70 to 80% लोग यही समझते हैं, पीपल यही जानते हैं कि इंटरनेट मतलब गूगल है, लेकिन ये सच नहीं है। गूगल इंटरनेट पे है, ना कि इंटरनेट गूगल पे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। उसके बाद आपके बाकी के सर्च इंजन है, आपका बेदू सर्च इंजन हो गया, ask.com सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया, येंडेक्स आपका रशिया का एक सर्च इंजन है, जिस पे 92% मंथली विजिटर आते हैं रशिया के। उसके बाद डक डक गो, हैकर्स लोगों का जो सबसे फेवरेट सर्च इंजन है डक डक गो है, जिन्होंने भी टोर ब्राउज़र यूज़ किया है, ठीक है, वो सब जानते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको अपनी प्राइवेसी के लिए। आईना जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करती है, जिससे हम सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई
कर पाते हैं। सबसे ओल्ड इंस्टीट्यूशन है ये। उसके बाद आईकैन आया। आईकैन जो हम google.com नाम डालते हैं ना गाइज, उसके पीछे एक आईपी एड्रेस होता है जो हमें नहीं पता होता, तो आईकैन की मदद से वो पॉसिबल हो पाया। अब आईकैन क्या होता है, ये आपको आईपी एड्रेस, आईकैन जो है उसने अंडरटेकन कर लिया है आईना को, यानी आईना जो है वो आईकैन के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद आईकैन ने अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रीजन्स बना दिए। अगर हम एशिया की बात करें, जहाँ हमारा इंडिया है, वहाँ पे एपनिक है जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है कंपनियों को, जो आपकी बड़ी बड़ी टाटा, रिलायंस, जियो, जिनके आप नेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपको आईपी एड्रेस देते हैं, उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपका नेट चलता है। तो वो प्रोवाइड कराने का काम एशिया में एपनिक का है, नॉर्थ अमेरिका में एरिन का है, साउथ अमेरिका में लैक्निक, अफ्रीका में एफ्रेनिक, यूरोप में रेपनिक, ठीक है। ये सारी जो होती हैं आपकी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो आईकैन प्रोवाइड कराता है अलग अलग एरिया के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आईकैन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। नेम्स यानी कि google.com, facebook.com, नंबर यानी कि उस .com, उस नाम के पीछे जो आईपी एड्रेस है वो। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट में। नॉन प्रॉफिट का मतलब जितना इनकी अर्निंग होती है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यूएस गवर्नमेंट का पूरा साथ है इनके साथ, ठीक है। मतलब इनको पूरा सपोर्ट करती है यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया था ये पूरा कॉन्सेप्ट इनको, आईकैन को, सितंबर 30, 1998 में, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। ये आपने देखा होगा स्विच, ये आईकैन के अंदर मैनेज होती हैं सारी चीज़ें। डीएनएस कैसे हैंडल करना है, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शंस, ऑल डीएनएस रिकॉर्ड्स, की एक्सचेंज सिस्टम होता है जिससे आपकी वेबसाइट के जो डोमेन नेम है उसको कोई हैक ना कर पाए, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे आने वाली वीडियो में आईपी एड्रेस की जो हम कवर करेंगे ना, उसके अंदर हम जानेंगे कि आईकैन जो होता है कैसे आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, जो आप godaddy.com, rediff.com, ये सारी जितने भी आप देखते हैं, ठीक है, होस्टिंगर वगैरह जितने भी आप देखते हैं, होस्ट गटर, जितने भी आपको जो एक डोमेन नेम प्रोवाइड कराते हैं वो कैसे काम करता है, वो सारा हम आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे प्रॉपर वे में समझेंगे। आफ्टर आईकैन डोमेन नेम ईजी हो गया, यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, हम आगे चलते हैं। पूरे इंटरनेट में समझ सकते हैं आप 1 मिनट, यार क्या होता है 1 मिनट? 1 मिनट में तो आपको ढक्कन खोल के पानी पीने में भी नहीं लगता, जितने में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्रेज़ है इंटरनेट का गाइज आज के टाइम का। तो आप समझ सकते हैं कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब हम समझते हैं इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके सर्वर्स होते हैं बहुत सारे। आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, हाय आई एम जॉन सीना, ठीक है। आपने मैसेज भेजा हाय आई एम जॉन सीना, अपने एक दोस्त को भेज दिया। सपोज मैं जॉन सीना हूँ और आप मेरा दूसरा दोस्त रोमन रेंस है, तो मैं रोमन को बोल रहा हूँ हाय रोमन आई एम जॉन सीना, और वो तुरंत मैसेज चला गया रोमन के पास। रोमन ने देखा, रोमन ने बोला हाय जॉन आई एम रोमन, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझें ये कैसे होता है। आप यहाँ दिल्ली के, आप इंडिया के एक शहर दिल्ली के एक एरिया के अंदर रह रहे हैं, यहाँ से आप मैसेज भेज रहे हैं और तुरंत आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया में कहीं कोने में बैठे हुए दोस्त को पहुँच गया। कैसे पहुँचता है, इस चीज़ को गाइज हम समझते हैं। इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है जियो का जो रेवोल्यूशन आया 2016 के बाद गाइज, फैंटास्टिक रेवोल्यूशन आया जिसने पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। सबसे पहले हम समझते हैं जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये समुंदर होता है गाइस, समुंदर के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो आपका सी होता है ना, ओशियन, उसके अंदर यहाँ पे आपकी वायर होती हैं, मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछाया जाता है जिनमें आपका डेटा लाइट की स्पीड से, ठीक है, आपका ट्रेवल होता है, बहुत तेज़ आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। अभी मैं समझाता हूँ। अगर आपने एक मैसेज भेजा हाय, वो आपका नियर बाय सर्वर में जाएगा। अगर गुड़गांव में, गुड़गांव से होता हुआ फिर आपका आगे जाएगा, आगे होता हुआ आपका कहाँ पे जाएगा, मुंबई जाएगा। मुंबई में जो वायर बिछी हुई है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट एशिया को जोड़ती है और यूरोप को जोड़ती है, वहाँ वाले सर्वर पर जाएगा, वहाँ से सीधा अमेरिका में जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये जो वायर है, ये वायरिंग बिछाई गई है इंटरनेट के लिए, यानी इंटरनेट को चलाने के लिए सारी वायरिंग बिछाई गई है जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे गाइज ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है इस एक इंटरनेट से गाइज। इस पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है इन वायर से गाइज। समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वायर। इन वायर के थ्रू ही हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी वायर्स होती हैं, इनको समुंदर के अंदर यानी ओशियन के अंदर नीचे डीप लेवल तक बिछाया जाता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये इन क्रेन्स के थ्रू बिछाया जाता है। ये होता है एक क्रॉलर। क्रॉलर क्या होता है, ये उन वायरों को समुंदर के अंदर जो सतह होती है ना, जो वैल्यू होती है, जो विड्थ होती है, वहाँ पे जाके उनको पंच करके आता है ताकि ये वायरें हिले ना और टूटे ना।
अगर हिलती भी हैं तो एटलीस्ट टूटे ना, वरना अगर ये दो कंट्री को जोड़ रही हैं तो उन दोनों कंट्री के बीच का कम्युनिकेशन वहीं पर ठप हो जाएगा। ठीक है गाइस, इनकी टाइम टू टाइम चेकिंग भी चलती रहती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से ऐसे वो हैं आपके टेलीकॉम बादशाह जिन्होंने वायर बिछा रखी है। सबसे पहले आपके VSNL हैं, टाटा है, भारतीय एयरटेल, रिलायंस एंड BSNL। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होती है मेजरली 4 सिटीज़ से, यानी 4 स्टेट से। ठीक है, कौन कौन से हैं? चेन्नई, मुंबई, कोचिन, टूटिकोरिन और आपका आई थिंक अभी रिसेंटली ऐड हो रहा है पौंडीचेरी। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देयर आर 8 सबमरीन केबल कनेक्टेड इंडिया टू द वर्ल्ड, यानी कि 8 सबमरीन केबल हैं जिनके ये अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत सारी केबल्स अभी ऐड होती जा रही हैं जो इंडिया को पूरी दुनिया से यानी पूरे वर्ल्ड से अटैच करती है। तो ये आपकी केबल्स के नाम है, आप इनको पढ़ सकते हैं। SMW3W साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करती है इंडिया से। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप से मिडल ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया से आपका साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट होती है। जो और इसके जो बीच के जो दो कंट्री के बीच के लैंडिंग पॉइंट्स हैं वो 39 लैंडिंग पॉइंट्स हैं केबल जर्नी। ठीक है, ये टच करती है आपकी मुंबई में पहले, उसके बाद आपकी कोचिन में, रेस्ट ऑफ एशिया थ्रू कोचिन। पहले मुंबई से टच होती हुई, कोचिन से होती हुई, बाकी आपके रेस्ट जितना एशिया उसमें जाती है ये केबल। ठीक है, यानी कि इंडिया को कनेक्ट करती है और उस पूरे एशिया को इंडिया से कनेक्ट करती है। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट जो है मुंबई में है और मुंबई का जो लैंडिंग पॉइंट है, लैंडिंग स्टेशन है, वो किसने ले रखा है? वो VSNL टाटा ने ले रखा है, आपका समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, उसके बाद SMW4 केबल है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप को आपका कनेक्ट करती है। इसमें 17 लैंडिंग पॉइंट्स हैं। ये आपके इट टच इंडिया इन मुंबई एंड चेन्नई, मुंबई और चेन्नई दोनों से आपका टच होती है वाली केबल। ठीक है, समझना, आपको यूरोप से कनेक्ट करती है आपके इंडिया को और मिडल ईस्ट एशिया। मुंबई ने खरीद रखा है और चेन्नई वाला जो लैंडिंग स्टेशन है ना, जहाँ ये वायर आके अटैच होती है, उन वायर का देखभाल होता है। देखभाल बोले तो इन द सेंस ऑफ उन वायर, वो वायर डैमेज तो नहीं है, उन वायर से प्रॉपर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारा होता है। जो लैंडिंग पॉइंट जिन्होंने ले रखा होता है ना, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उनको ही ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, ऑन लैंडिंग तो मुंबई का जो है आपका किसके पास है? VSNL टाटा के पास, और चेन्नई का जो है वो भारतीय एयरटेल के पास है। आगे चलते हैं, एक सेफ केबल है। सेफ बोले तो सेफ्टी वाली केबल नहीं, ये है आपकी साउथ अफ्रीका फार ईस्ट केबल, जो आपके साउथ अफ्रीका और फार ईस्ट के जितने भी देश है ना दूर दूर के, उन सबको अटैच करती है। वो है फ्लैग फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। फ्लैग टेलीकॉम रिलायंस ने खरीद रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनली कोल्ड, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब फ्लैग है, जो आप एशिया में 18 कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम करती है। फ्लैग केबल आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है, वाज ओपन कमर्शियल सर्विस 22 नवंबर 1997 में ही इसका काम स्टार्ट हो गया था बिछाने का। आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी केबल है और अभी ये और ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही है। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इंडिया, ये आप देख सकते हैं मुंबई से अटैच है। ये जो आपकी केबल आ रही है यहाँ से, ये आपकी यूरोप से होती हुई ईस्ट की साइड से होती हुई आपका अलेक्जेंड्रा इजिप्ट से होती हुई आपकी मुंबई अटैच होती है, एंड द रेस्ट एशिया में आपकी अटैच होती है वाली केबल। अगली है I2I, ठीक है, एयरटेल सिंगलटन जॉइंट वेंचर, लॉन्ग केबल है जो चेन्नई एंड सिंगापुर को अटैच करती है। उसके बाद TIC इज ओन बाय VSNL विद लैंडिंग स्टेशन इन चेन्नई। यूरोप मिडल ईस्ट इंडिया मुंबई टच पॉइंट, यानी कि यूरोप से मिडल ईस्ट को कनेक्ट करती है और मिडल ईस्ट से इंडिया, इंडिया से रेस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाली केबल है फैल्कॉन। अगली केबल जो है वो है इंडो श्रीलंका केबल। लैंडिंग स्टेशन इज ओन बाय BSNL एंड द केबल कनेक्ट टूटिकोरिन है। ये ऐसे बड़ी बड़ी मशीनों से इन केबलों को बिछाया जाता है। आप देख सकते हैं इन केबल्स को, ये वो सारी केबल्स होती हैं जिनसे इनको बिछाया जाता है। ये आपकी केबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारे अटैच हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारी केबल की मदद से ही पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। कितनी बनी बनाई चीज़ गाइस हमें मिल रही है, हमें वेल मेंटेन सारी चीज़ मिल रही है, उसके बाद भी हम परेशान होते हैं यार ये नहीं है वो नहीं है। गाइस आपको जो इंटरनेट इतनी आसानी से मिल रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत है आप देख सकते हैं। ये सारी केबल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप नेट पे जाके भी इनको सर्च करके पढ़ सकते हैं।